और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया और खबर असरदार में सबसे पहले बात दिल्ली हादसे की। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है, तो 2 सदस्यीय कमेटी की हाई लेवल जांच शुरू हो गई है। इधर रेल मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को हादसे की पूरी जानकारी दी, लेकिन अब मौत की भगदड़ पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। यह रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे पर जहां जांच तेज हो गई है, वहीं हादसे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर हमला बोला और रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की। लालू ने अपने विवादित बयान में कुंभ को फालतू की चीज बता दिया। क्या मांग करेंगे? कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद हुए हादसे को लेकर जारी सियासत पर जहां बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस ने हादसे के गुनहगारों पर कार्रवाई की मांग की। दो तरह के गिद्ध होते हैं। गिद्ध समझते हैं ना, एक आसमान में उड़ने वाला गिद्ध होता है और दूसरा ये राजनीतिक गिद्ध होते हैं, जो इनको लाशों पे संवेदना की जगह लाशों पे राजनीति करनी होती है। एक आदमी राहुल गांधी से लेके खड़गे से लेके सब कुछ दिल्ली में ही है ना। कोई गया अस्पताल में देखने के लिए? आरजेडी की दिल्ली यूनिट से कोई गया अस्पताल में देखने या रेलवे स्टेशन पे? लेकिन बयानबाजी में तुरंत आ गए। प्रयागराज के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार छुपाने की कोशिश करती है, गंगा में बहाने की कोशिश करती है। रात रेलवे स्टेशन पर 18 लोग मारे गए। भारत के लोगों का, हमारे भाइयों का कोई हैसियत ही इस देश में नहीं रह गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर दुख जताया है और इस हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है, पर दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि सरकार को इस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में शनिवार शाम हादसा हुआ। स्टेशन पर शाम 6 बजे से यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। वीकेंड की वजह से महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी। शनिवार रात 8 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 के बीच भगदड़ मची। ट्रेन पकड़ने के लिए होड़ के बीच यात्री एक दूसरे से टकराए। इस बीच मची अफरा तफरी में लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। भगदड़ में कई यात्रियों का दम घुटने लगा, कई यात्री बेहोश हो गए। इसी हादसे में कई यात्रियों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। रेलवे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए हादसे की जांच जारी है। उच्च स्तरीय कमेटी हादसे की जांच कर रही है। जांच कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी को सील करने के आदेश दिए। वहीं इन कैमरों की वीडियो को खंगाला जा रहा है ताकि जांच में इसकी मदद ली जा सके। रेलवे बोर्ड के तमाम मेंबर्स और रेल मंत्री वॉर रूम में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने इसे सीधे तौर पर रेलवे और सरकार पर सवाल खड़े किए। तो अखिलेश यादव ने भी मृतकों के आंकड़ों पर सरकार को घेर लिया। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों पर शोक व्यक्त किया। रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली में हुए हादसे पर जहां केंद्रीय एजेंसी और रेलवे विभाग जांच में जुटे हैं, तो वहीं इस पर सियासी वार पलटवार भी जारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में मरने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। पीएम मोदी ने लिखा कि वो रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हैं और उनकी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ में हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। वो घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। अधिकारी भी भगदड़ से प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की है। अमित शाह ने अपनी पोस्ट में लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर मंत्री और अधिकारियों को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों के लिए संवेदनाएं, घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है। शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया। राहुल गांधी ने पोस्ट कर सरकार पर सवाल उठाए। ये घटना एक बार फिर से रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बद इंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को भी अपनी जान ना गंवानी पड़े। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ की वजह से मची भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की मौत की दुखद खबर मिली है। मृतकों के परिजनों के लिए गहरी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार को घेरा। उन्होंने पोस्ट किया, सरकार से अनुरोध है कि मृतकों के शवों को सम्मान के साथ में उनके परिजनों तक पहुंचाने का ईमानदारी से इंतजाम किया जाए। घायलों को सर्वश्रेष्ठ उपचार उपलब्ध कराया जाए। पार्टी पर तंज कसते हुए ये भी लिखा कि बीजेपी सरकार मौत का सच छिपाने का पाप ना करे। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में हुई मौतों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदना जताई। सीएम योगी ने हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है। कल दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में जिन लोगों ने जान गंवाई, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। वहीं 2 सदस्यीय कमेटी की हाई लेवल जांच शुरू हो गई है, लेकिन हादसे पर सियासी बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती ने साफ कर दिया कि उनके जीते जी पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मायावती ने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट में लिखा कि बीएसपी में स्वार्थ, रिश्ते, नाते महत्वहीन हैं। बहुजन हित सर्वोपरि है और मायावती के पोस्ट पर तमाम सियासी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दे डाली है। देखिए रिपोर्ट। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी में अपने उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा बयान दिया। मायावती ने कहा कि मेरे जीते जी कोई भी बीएसपी का उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती ने कहा कि बीएसपी में बहुजन हित सबसे ऊपर है, ना कि रिश्ते नाते। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ट्वीट कर अपने कार्यकर्ताओं को ही नसीहत नहीं दी, बल्कि अपने उत्तराधिकारी को लेकर भी बयान जारी किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर बयान जारी करते हुए कहा कि काशीराम के आदर्शों पर चलने वाला ही उनका उत्तराधिकारी हो सकता है। पार्टी के प्रति वफादारी से काम करे। जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना उदाहरण देते हुए कहा और यह भी लिखा कि उनके भतीजे को भी काशीराम के आदर्शों पर चलना होगा, तभी वह उत्तराधिकारी हो सकते हैं। मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वो काशीराम की शिष्या और उत्तराधिकारी होने के नाते उनके बताए रास्ते पर चल रही हैं और आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर संघर्ष जारी रखेंगी। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीएसपी अंदरूनी कलह से जूझ रही है।
ऐसे में मायावती को जमीन स्तर पर बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करके साफ करना होगा कि वो दलितों के खिलाफ लड़ाई में विपक्ष के साथ हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी से मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमीन पर लड़ते हुए नजर आइए, क्योंकि जिस तरह से लगातार दलितों पे उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होता है और उस पर बहुजन समाजवादी पार्टी और खुद मायावती जी चुप हो जाती हैं। ट्वीट करने से राजनीति नहीं चलती है। मैं कह सकता हूं कि उनका अपना दल है, उनकी अपनी स्वेच्छा है, वो उस पार्टी को कैसे चलाती हैं। बसपा में अंदरूनी कला है, जिस तरह से वो लगातार नेताओं को निकालना, लगातार गुटबाजी होना, कभी किसी को बाहर करना, कभी किसी को अंदर ले लेना, तो समाजवादी पार्टी समझती है हर राजनीतिक दल में होता है। लेकिन जिस तरह से बसपा में हो रहा है वो बताता है कि कहीं ना कहीं बसपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक राजनीतिक दल होने के नाते समाजवादी पार्टी समझती है कि लोकतंत्र में सभी दल रहे, राजनीति में मजबूत रहे, और कौन उत्तराधिकारी किसका होगा ये उस दल का विषय होता है, उस पर समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कहना। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, देश भर में बीएसपी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी प्रमुख के निर्देशों के मुताबिक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करना होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि मायावती लगातार अपने फैसले बदल रही हैं। ऐसे में उन्हें अपना स्टैंड जल्द क्लियर करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी लगातार अपने बयान देती रहती हैं। इसके पहले भी हमने उनके बयान देख रहा था कि उन्होंने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया था, उसके बाद फिर उसको हटा दिया था, फिर उसको उत्तराधिकारी बना दिया है। आज फिर हम उनका बयान देख रहे हैं कि उत्तराधिकारी कोई नहीं है। यहाँ तक कि आकाश आनंद के ससुर को भी जो है पार्टी से बाहर निकाल दिया है। तो मायावती जी अपनी राजनीति को कम से कम स्थिर करके रखें। मैंने देखा है कि मायावती जी ने समय समय पर ज़्यादातर जितने भी प्रमुख नेता थे सभी को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया है। तो मायावती जी का ये अंदरूनी मामला है, राजनीतिक तौर पर उनको स्थायी व्यवहार अपना रखना चाहिए। और उत्तराधिकारी तो मूवमेंट से तय होता है, लेकिन मायावती खुद जैसे यहाँ पर जो है परिवारवाद के तरीके से अपने परिवार के व्यक्ति को ही उत्तराधिकारी घोषित करती रही हैं। तो मायावती जी का जो बयान है उसका कोई मुझे आधार दिखता नहीं है, वह समय समय पर बदल जाती है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद को उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा था। मायावती ने आकाश आनंद को पहली बार दिसंबर 2023 को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर अपना उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया था। 47 दिन बाद ही जून 2024 में मायावती ने बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आकाश आनंद को फिर अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। आकाश आनंद ने बुआ मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था। 15 फरवरी को मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया था। ऐसे में मायावती की पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हाल ही में लखनऊ में मायावती के जन्मदिन पर आकाश के भाई ईशान भी नजर आए थे। मायावती ने ईशान को भी आशीर्वाद दिया था। एक बात साफ की बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपने बयान को जारी करते हुए कि पार्टी की सर्वे सर्वा वही है और उत्तराधिकारी वह होगा जो काशीराम के आदर्शों पर चलेगा। और हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह ने इंदौर में बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तुलना योगी आदित्यनाथ से की। टी राजा ने कहा है कि एमपी में भी योगी जैसा सीएम खड़ा हो गया है, जिन्होंने मुगलिया क्षेत्रों का नाम बदल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी पर भी टी राजा ने निशाना साधा है और इनके इस बयान पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। अब एक और योगी का निर्माण मध्य प्रदेश में हो गया, जो कहता है कि जहां पर भी इलीगल कोई कार्य होता है चढ़ा दो बुलडोजर, जहां कहीं भी मुगलिया नाम दिखता है मिटा दो उसको। हैदराबाद के विधायक टी राजा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की है। दरअसल टी राजा इंदौर पहुंचे थे। यहाँ एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा, अब एक और योगी का निर्माण मध्य प्रदेश में हो गया है, जो कहता है जहाँ पर इलीगल कार्य होता है चढ़ा दो बुलडोजर, जहाँ कहीं मुगलिया नाम दिखता है मिटा दो उसको।
57 ऐसे देश हैं जो मोहन दादाजी के काम को देखकर परेशान हैं। अब एक और योगी का निर्माण मध्य प्रदेश में हो गया, जो कहता है कि जहां पर भी इलीगल कोई कार्य होता है चढ़ा दो बुलडोजर, जहां कहीं भी मुगलिया नाम दिखता है मिटा दो उसको। हाल ही में सीएम ने देवास में 54 गांवों के नाम बदले थे। इसके पहले शाहजहांपुर और उज्जैन में भी नाम बदले गए थे। टी राजा ने इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की। उन्होंने वक्फ पर भी बयान दिया। कहा, वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करने वाले असदुद्दीन ओवैसी खुद 3000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर बैठे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जहां जहां मदरसे हैं, अगर उनकी जांच होगी तो उसमें अधिकतर अवैध ही निकलेंगे। यही ओवैसी 3000 एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठा है। अगर वक्फ बोर्ड कानून पास हो जाता है तो ये 3000 एकड़ जमीन चले जाएगी इसके पास से। टी राजा के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि एमपी में नाम बदलने से ज्यादा युवाओं को रोजगार जरूरी है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। कहा है कि मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार सनातन के रास्ते पर चल रही है। टी राजा जी कह रहे हैं कि मोहन यादव जी ने नाम बदलकर बहुत बड़ा काम किया है। अरे टी राजा जी, अगर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों को नौकरी देते, जिनमें 99% हिंदू हैं, अगर उनको ही रोजगार दे देते तो बहुत बड़ी बात होती। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार लगातार सनातन के रास्ते पे चल रही है। चाहे टी राजा हूँ, चाहे देश के अन्य नेता हो, यहाँ तक कि विदेशों तक में इस बात की सराहना मिल रही है। मध्य प्रदेश सनातन के रास्ते पे विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार देश में उत्कृष्ट सरकार बन के उभरी है। एमपी में गांवों के नाम बदलने पर सियासत अभी तक जारी है। हैदराबाद के विधायक टी राजा इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ कर रहे हैं। उनकी तुलना योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं। इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। एमपी के आईएएस नियाज खान ने एक पोस्ट किया है और उनके इस पोस्ट पर सियासत शुरू हो गई। नियाज खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुसलमानों से अपील की है। उन्होंने लिखा है कि जो मुस्लिम अरब देश के लोगों को आदर्श मानते हैं वे पुनर्विचार करें और हिंदुओं को अपना भाई माने और उसके बाद में अरब को। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी ने नियाज खान का समर्थन कर दिया है। लेकिन मुस्लिम स्कॉलर और कांग्रेस नियाज खान पर सवाल उठा रहे हैं। एमपी कैडर के आईएएस नियाज खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने देश के मुसलमानों से अपील की है। नियाज खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस्लाम अरब का धर्म है। यहाँ तो सभी हिंदू थे जिन्हें मुस्लिम बनाया गया। नियाज खान ने अपील की है कि मुस्लिम हिंदुओं को अपना भाई माने, बाद में अरब को। इस्लाम तो अरब का धर्म है। यहाँ तो सभी हिंदू थे, हिंदू से लोग मुस्लिम बनाए गए थे। इसलिए भले ही धर्म अलग अलग हो, लहू तो एक है। सभी एक संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। अगर जो मुस्लिम अरब के लोगों को आदर्श मानते हैं वो पुनर्विचार करें तो सर्वप्रथम हिंदुओं को अपना भाई माने, बाद में अरब को। नियाज खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इसके पहले उन्होंने गौ रक्षा को लेकर ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि मुस्लिम भाई भी गौ रक्षक बने, धर्म परिवर्तन का विरोध करें, किसी का धर्म ना बदलवाएं। उन्होंने लिखा था कि जबरन धर्म बदलवाने को लेकर इस्लाम में मनाही है। उन्होंने इस दौरान लोगों से शाकाहारी बनने की अपील की थी। नियाज खान ब्राह्मण द ग्रेट नाम का नॉवल भी लिख चुके हैं। अपने नॉवल में उन्होंने सनातन धर्म और ब्राह्मणों को महान बताया था। इस तरह की सीख देकर नियाज खान साहब भारत के मुसलमानों की देशभक्ति पर, उनकी निष्ठा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वो कैसे कह सकते हैं कि भारत का मुसलमान अरबों को अपना भाई प्राथमिकता के स्तर पे मानता है। नियाज खान जी तो आईएएस अधिकारी रहे, उस सुर्खियों में बने रहने के लिए, वो सत्ता से कुछ लाभ लेने के लिए वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी ने नियाज खान का समर्थन किया है तो बीजेपी इसे व्यक्तिगत राय बता रही है। तो स्वजनों की परिपाटी के अंदर नियाज खान जी ने जो आज बात बोली उसका मैं समर्थन करता हूं।
ब्राह्मण दी ग्रेट के अंदर उन्होंने काफी कुछ इस विषय को विस्तार दे दिया था कि किस प्रकार से भारत की ज्ञान परंपरा को उच्चतम स्थिति में ले जाने के लिए जो योग्य पात्र है उनको कैसे आगे ले जाना चाहिए। तो एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, उनका गहन चिंतन है, अध्ययन है, मनन है और उनके द्वारा यह कही गई बात है, तो इसको मुसलमानों को विशेष तौर पर स्वीकार करना चाहिए कि वह वहाँ के मुस्लिमों से ज़्यादा हमारे यहाँ के हिंदुओं को माने, यहाँ नहीं कि यहाँ के लोगों को माने। इसका मतलब कोई हिंदू मुस्लिम भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलती है, इसीलिए सरकार द्वारा कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। ऐसे में विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं और उनके समाज के लोगों से अपील करते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। कई विषयों पर नॉवल लिख चुके नियाज खान ने फिर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी है। मुसलमानों से हिंदुओं को अपना भाई मानने की अपील की है। इधर संत भी नियाज खान की इस अपील की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों को नियाज खान की बात स्वीकार करनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के नतीजों के बाद पंचायत चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वोटिंग शुरू होने में 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है, लिहाजा तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर हालात क्या है, गांव का सियासी माहौल क्या है और समीकरण क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। पंचायत चुनाव की जंग, जनता किसके संग? पंचायत चुनाव किसका चलेगा दाम? अब की बार गांव में किसकी सरकार? छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 चरणों में प्रदेश के सभी जिलों के 53 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग कल यानी 17 फरवरी को है। वोटिंग के दूसरे दिन ही काउंटिंग भी हो जाएगी, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज सुबह से ही स्थानीय जनपद पंचायत से मतदान दलों को रवाना किया गया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, जनपद पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत सदस्य चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। ये चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होगा, जिसमें सरपंच के लिए नीला, पंच के लिए सफेद, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी मतपत्र होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण में 53 ब्लॉक, दूसरे चरण में 43 और तीसरे चरण में 50 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद पंचायत चुनाव का शोर थम चुका है। प्रचार प्रसार पर विराम लग चुका है। इन सब के बीच इस पंचायत चुनाव में जांजगीर चांपा के मुन्नत गांव के एक सरपंच प्रत्याशी सुरेंद्र यादव का अनोखा तरीका चर्चा का विषय बना हुआ है। वो हर दिन घर से निकलकर दंडवत करते हैं, लोगों को नारियल और फूल देकर वोट मांग रहे हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में वक्त 24 घंटे से भी कम का शेष है, लिहाजा प्रशासन और चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव के बाद जनता का रुझान किधर, गांव के वोटर्स किस पर भरोसा जताएंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार बना चुकी बीजेपी गांव में भी सरकार बनाएगी या फिर 3 चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस का कमबैक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।